तो जरा सोचिए, अगर आज भी टैक्स देना ऑप्शनल होता और सरकार सिर्फ हमारी मर्जी पर निर्भर करती। ये कोई कल्पना नहीं है, ये है प्राचीन भारत के टैक्सेशन सिस्टम की बिल्कुल शुरुआती कहानी। अरे सर, एक मिनट। टैक्स वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से? ये तो किसी एग्जाम का ट्रैप क्वेश्चन लग रहा है। क्या सच में ऐसा था? हाँ बिल्कुल, और यही तो आज का हमारा सफर है। देखिए, हम वैदिक काल के गिफ्ट से शुरू करेंगे, फिर मौर्यों के एकदम सख्त सिस्टम को देखेंगे, गुप्त काल में जो बदलाव आए उन्हें समझेंगे, और फिर साउथ इंडिया के यूनिक टैक्स सिस्टम को भी जानेंगे, और आखिर में जो जरूरी ऑफिसर्स थे और एक रैपिड फायर रिवीजन तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत में टैक्सेशन की कहानी शुरू होती है वैदिक काल से। ये वो टाइम था जब टैक्स का आइडिया बस जन्म ले रहा था, और इसका रूप आज जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ सबसे पहले जिस शब्द पर ध्यान देना है वो है बलि। अर्ली वैदिक पीरियड में ये एक वॉलंटरी गिफ्ट था, मतलब लोग अपनी मर्जी से अपने चीफ को देते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं, यही बलि एक कंपल्सरी टैक्स बन गया। सर, पर यह बदलाव आया क्यों? मतलब एक गिफ्ट अचानक से जरूरी टैक्स कैसे बन गया? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, इसका सीधा कनेक्शन है स्टेट फॉर्मेशन से। जब छोटे छोटे कबीले से जनपद और फिर महाजनपद बनने लगे, तो राजा को एक परमानेंट आर्मी चाहिए थी, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था, और इन सब के लिए एक रेगुलर इनकम की जरूरत थी, जो सिर्फ वॉलंटरी गिफ्ट्स पर तो नहीं चल सकती थी। तो लेटर वैदिक पीरियड में हमें 4 मेन टैक्स दिखते हैं। बलि तो अब कंपल्सरी हो ही गया, फिर आया भाग, जो खेती की उपज का एक हिस्सा था और ये सबसे जरूरी टैक्स था, और शुल्क एक तरह का कस्टम या टोल टैक्स था। शुल्क मतलब जैसे आज हम हाईवे पर टोल टैक्स देते हैं, कुछ वैसा ही समझे? बिल्कुल सही, इसे वैसे ही समझ सकते हैं। और हाँ, एक एग्जाम टिप, भाग और कर में जो फर्क है वो याद रखना बहुत जरूरी है। भाग हमेशा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का हिस्सा था, जबकि कर कोई जनरल पीरियोडिक टैक्स हो सकता था। इस छोटे से अंतर पर सवाल बन सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मौर्य काल की तरफ, और ये इंडियन टैक्सेशन की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी छलांग थी। यहाँ हमें चाणक्य के अर्थशास्त्र की वजह से एक बहुत ही डिटेल्ड और सेंट्रलाइज्ड सिस्टम देखने को मिलता है। मौर्यों ने तो इस पूरे सिस्टम को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। भाग अभी भी मेनलैंड टैक्स था, बलि एक एडिशनल टैक्स की तरह चलता रहा, एक नया टैक्स था हिरण्य, जो कैश में दिया जाता था, और पिंड कर, जो किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे गांव पर एक साथ लगाया जाता था। सर, एक कंफ्यूजन है। यहाँ भाग और बलि दोनों ही लैंड टैक्स दिख रहे हैं, तो फिर इनमें फर्क क्या था? स्टूडेंट्स इसमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल, और ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। देखो, इसे ऐसे समझो, भाग राजा का मेन और रेगुलर हिस्सा था, जो उपज के हिसाब से तय होता था। वहीं बलि एक तरह का एडिशनल लैंड टैक्स था, जो वैदिक परंपरा से चला आ रहा था और शायद किसानों पर एक एक्स्ट्रा बोझ था। हाँ, मौर्य सिस्टम की एक और खास बात ये थी कि ब्राह्मणों को टैक्स से छूट दी गई थी। ये सिर्फ एक धार्मिक रियायत नहीं थी, इसका राज्य के रेवेन्यू और सोशल स्ट्रक्चर पर भी गहरा असर पड़ा था। मौर्यों के हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के बाद गुप्त काल में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। अब पावर और रेवेन्यू कलेक्शन डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी लैंड ग्रांट्स की प्रैक्टिस। देखो, गुप्त काल में क्या हुआ कि राजा अब डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के बजाय अपने अधिकारियों और ब्राह्मणों को सैलरी के बदले जमीन देने लगे, और इन जमीनों के साथ अक्सर उस एरिया से टैक्स वसूलने का अधिकार भी दे दिया जाता था। इसके अलावा रज्जू और उद्रंग जैसे नए टैक्स भी आए, जिनका जिक्र मिलता है। ये जो कंपैरिजन चार्ट है, ये एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। मौर्य सिस्टम सेंट्रलाइज्ड था, जहां एक बड़ी सैलरीड ब्यूरोक्रेसी सीधा टैक्स कलेक्ट करती थी। वहीं गुप्त सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड और लैंड ग्रांट्स पर बेस्ड था, जिससे एक तरह के फ्यूडल सिस्टम की शुरुआत हुई। तो क्या इस डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से एम्पायर कमजोर हो गया? कुछ हद तक हाँ। इससे लोकल चीफ्स और जिनको जमीन मिली थी वो ज्यादा पावरफुल हो गए, जिससे आगे चलकर सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर पड़ गई। ये एक बहुत ही जरूरी नतीजा था इसका। चलिए अब अपना फोकस नॉर्थ से साउथ इंडिया की तरफ ले चलते हैं। यहाँ की इकोनॉमी और ज्योग्राफी अलग थी, तो जाहिर है रेवेन्यू के सोर्स भी अलग थे। यहाँ समुद्री व्यापार यानी मैरिटाइम ट्रेड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। साउथ में इरे या करे मेन लैंड टैक्स था, लेकिन यहाँ सुंगम यानी कस्टम ड्यूटी की अहमियत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि पोर्ट से बहुत बड़े स्केल पर ट्रेड होता था। एक और टर्म है वेट्टी, जो एक तरह की बेगार या फोर्स्ड लेबर सर्विस थी, जहाँ लोगों से बिना सैलरी के पब्लिक प्रोजेक्ट्स जैसे तालाब या सड़कें बनवाने का काम लिया जाता था।
चोलों ने तो टैक्सेशन के लिए एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सिस्टम डेवलप किया था, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। उन्होंने जमीन को इस बेसिस पर क्लासिफाई किया था कि उस पर टैक्स लगेगा या नहीं। सर, ये तो एग्जाम में मैच द फॉलोइंग या मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन का क्लासिक केस है। वेल्लन वगाए, ब्रह्मदे, देवदान, ये सारे टर्म्स बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। देखिए, कोई भी टैक्स सिस्टम उतना ही अच्छा होता है जितने उसको चलाने वाले लोग। तो आइए अब उन की ऑफिसर्स को देखते हैं जो इस पूरी मशीनरी को चलाते थे। ये टेबल तो एग्जाम के लिए गोल्ड माइन है। वैदिक काल में था भागदोग, लेकिन मौर्य काल में समाहर्ता मेन रेवेन्यू कलेक्टर था। इसको ऐसे याद रखो, समाहर्ता मतलब जो सब कुछ का समाहार करे, यानी सब कुछ कलेक्ट करे। और सर, समाहर्ता और सन्निधाता में क्या फर्क है? इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो, समाहर्ता कलेक्शन का हेड था, वो असेसमेंट करता था कि कितना टैक्स लेना है, जबकि सन्निधाता ट्रेजरर था, वो कलेक्ट किए हुए पैसे और अनाज को खजाने में सेफ रखता था। एक कलेक्टर है तो दूसरा कस्टोडियन। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी कवर किया है उसे पक्का करने के लिए क्विक क्विज स्टाइल रिवीजन हो जाए। तैयार है? पहला टर्म भाग, ये क्या था? सर, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में राजा का हिस्सा होता था, आमतौर पर 1/6। ये सबसे जरूरी लैंड टैक्स था। बहुत बढ़िया। अगला समाहर्ता। ये मौर्य काल का चीफ रेवेन्यू कलेक्टर था। एकदम सही। और ये चोल काल का शब्द वेल्लानोवगाए? ये नॉन ब्राह्मण किसानों की वो जमीन थी जिस पर टैक्स लगता था, टैक्सेबल लैंड। शानदार। और आखिरी सवाल हिरण्य। ये मौर्य सिस्टम का एक की फीचर था, वो टैक्स जो कैश में पे किया जाता था। बिल्कुल करेक्ट। लगता है सारे जरूरी पॉइंट्स एकदम क्लियर हैं। तो अगर हम पूरी कहानी को समराइज करें, हमने देखा कि कैसे इंडियन टैक्सेशन एक वॉलंटरी गिफ्ट से शुरू हुआ, मौर्यों के टाइम में सेंट्रलाइजेशन के पीक पर पहुंचा, गुप्तों के समय में डिसेंट्रलाइज हुआ और साउथ में ट्रेड पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था। और इस पूरे सफ़र में स्पेसिफिक ऑफिसर्स ने बहुत ज़रूरी रोल निभाया। और हमेशा याद रखिए, अगर टैक्सेशन का एवोल्यूशन क्लियर है तो एंशिएंट हिस्ट्री में आधी जीके क्लियर है। ये किसी भी एम्पायर की रीढ़ की हड्डी को समझने की चाबी है। और सर, जो हमने आज सीखा है उसे टेस्ट करने के लिए अगले सेशन में इस टॉपिक पर एमसीक्यूज और पिछले सालों के क्वेश्चंस तो पक्के हैं। तो सब लोग तैयार रहिएगा।